सुनो, इतने समय बाद घर जा रहे हैं तो आपके माँ बाप की भी ख्वाहिश होगी कि बेटा बहू कुछ लेकर आएगा। ऐसा तो सबकी ख्वाहिशें पूरी करना संभव नहीं है, पर आपके कितने ऐसे कपड़े हैं जो आपने 2-4 बार पहने और वैसे के वैसे रखे हैं। ऐसा करती हूँ, उसे ड्राई क्लीन करवा कर बाबूजी के लिए पैक कर देती हूँ, किसी को क्या पता चलेगा। और वैसे भी नए कपड़े पहनकर वो जाएंगे कहाँ। मेरी माँ की दी हुई कई साड़ी हैं जो पहन पहन कर मैं अब ऊब गई हूँ। उसे आपकी माँ ने देखा भी नहीं है तो उनको वो साड़ी दे दूंगी। सागरिका ने अपने पति विवेक से कहा। विवेक बोला, जो करना है करो, मुझे क्यों बता रही हो। बस ये ध्यान रखना कि सरिता के सामने ये बात नहीं खुलनी चाहिए। वैसे तो वो भी माँ और बाबूजी के लिए कुछ नहीं करती हैं, पर जताती रहती हैं। जब भी छुट्टी जाते हैं तो वो जाती हैं ताकि उसे कुछ करना नहीं पड़े और हमारे साथ बैठकर खाएगी। जितनी वो चालाक थी उसका पति उससे भी आगे है। सागरिका बोली, मैं तो कह रही हूँ जिस दिन आपके माँ बाप मरेंगे आपकी बहन हमें चैन से रहने नहीं देगी। देखना, कुछ ना कुछ करके हिस्सा जरूर मांगेगी। आपके बाबूजी अगर पैसे दे देते तो हमें जो भी करना है कर लेंगे, पता नहीं और कब तक इंतजार करना पड़ेगा। फिर आपकी बहन भी तो कुंडली मारकर बैठी है। दूसरी तरफ विवेक की माँ सुमन जी बच्चों के आने की खुशी की तैयारी कर रही थी, जबकि उनकी तबीयत भी ठीक नहीं थी। बच्चे चाहे जितने भी स्वार्थी हो जाएं, पर माँ तो माँ होती है। सुमन, मैं कह रहा हूँ इतनी मेहनत मत करो, तुम्हारी तबीयत अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है। और तुम जो एक काजू किशमिश रसोई में सजा कर रखती हो, लगता है तुम भूल गई हो कि मैं अब कमाता नहीं बल्कि पेंशन पर अपना और तुम्हारा खर्चा चलाता हूँ। तुम मुझे स्वार्थी कह सकती हो, पर अब क्या करूँ, आमदनी का कोई जरिया नहीं है तो हिसाब से ही खर्च करना पड़ेगा। मनोहर बाबू अपनी पत्नी सुमन जी से कहते हैं। सुमन जी बोली, आप मेरी चिंता मत कीजिए, बच्चों के आने की खबर से मैं आधी ठीक हुई हूँ। उनके आते ही देखिएगा मैं भली चंगी हो जाऊंगी। बच्चों का साथ बुढ़ापे में माँ बाप के लिए किसी दवाई से कम नहीं होता। और कल को अगर मैं नहीं रही तो इन्हीं का साथ आपको भी अच्छा लगेगा। मनोहर बाबू बोलो, सुमन ऐसा मत कहो, तुम्हारे बिना मैं जी कर भी क्या करूँगा। सच कहते हैं लोग, बच्चों की ख्वाहिशें पूरी करते करते पिता की उम्र बीत जाती है और माँ अपने बच्चों की ममता में उसे ही भूल जाती है। अभी तक वो लोग आए नहीं हैं और तुम मुझसे अलग होने की बात कर रही हो। सुमन जी हंसकर बोली, अरे आप तो बच्चों की तरह रूठ गए, मैं तो मजाक कर रही थी। अच्छा ठीक है, मैं कभी नहीं जाऊंगी। फिर तो ठीक है, चलिए अब चाय पीते हैं। इतना कहकर दोनों चाय पीने लगे और पुराने दिनों को याद करने लगे। समय बीता। करीब 11 बजे बेटा और बहू बच्चों के साथ आए। सुमन जी ने बड़े प्यार से सबको खाना परोसा। खाना खाने के बाद सागरिका बोली, मम्मी जी, सफ़र में इतना थक गई हूँ कि मुझे सर दर्द हो रहा है। आप बुरा ना माने तो मैं थोड़ी देर आराम कर लूँ। सुमन जी बोली, हाँ हाँ बहू, जाओ आराम कर लो। सागरिका झट से बड़े वाले कमरे में अपना सामान रखी और फैलकर सो गई। 2-3 घंटे बाद ही सरिता अपने परिवार के साथ पहुंची। आते ही भाभी को बड़े वाले कमरे में आराम करता देख आग बबूला हो गई और माँ से शिकायत की। भाभी ऐसे फैलकर सो रही हैं जैसे ये पलंग उनके मायके से आया था। सुमन जी बोली, बेटा वो तुम्हारी भाभी और ये तुम्हारा मायका है, सब मिलजुल कर रहो। कुछ दिनों के लिए तो आती हो और कमरे से क्या फ़र्क पड़ता है। सरिता गुस्से में बोली, आपको फ़र्क नहीं पड़ता पर मुझे पड़ता है। इतना कहकर वो दूसरे कमरे में अपना सामान लेकर चली गई। सुमन जी मुस्कुराकर रह गई। बेटी बहू होने के बाद भी सुमन जी 2 दिन से रसोई में लगी थी। ये सब देखकर उनकी काम वाली शगुना बोली, अम्मा जी, बुरा ना माने तो एक बात कहूँ। सुमन जी मुस्कुराकर बोली, हाँ हाँ कहो ना। वो बोली, अम्मा जी, बेटी बहू सब घर में है फिर भी रसोई में आप ही लगी रहती हो। क्या उन्हें ये नहीं लगता कि 2 पल के लिए माँ को आराम दे दे। सुमन जी मुस्कुराकर बोली, अरे अपने घर में तो करती ही होंगी। माँ और सास के पास थोड़ा आराम मिल जाता है। बीमारी की वजह से उनका शरीर कमज़ोर हो गया था, इसलिए वो जल्दी थक जाती थी। हैं, चल अब जल्दी से आटा लगा दें ताकि मैं रोटी बना दूं। ये सब देखकर मनोहर बाबू बोले, शगुना को तुम्हारी हालत पर तरस आ रहा है पर तुम्हें खुद नहीं आ रहा। थोड़ा तो आराम कर लो सुमन, अब भी तुम्हारा शरीर कमज़ोर है। सुमन जी मुस्कुराकर बोली, मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी, और ये शगुना बेकार में मेरे लिए परेशान हो जाती हैं और आपको भी परेशान कर देती है। आप जाइए, बच्चों को बाहर घुमा कर लेकर आइए, तब तक खाना तैयार हो जाएगा। मनोहर बाबू चुपचाप चले गए। एक रोज़ मनोहर बाबू विवेक से बोले, तुम्हारी माँ की तबीयत अक्सर ख़राब हो जाती है। मैं सोच रहा था तुम्हारे शहर ले जाकर अच्छे से इलाज करवा दूँ, आखिर पता तो चले।
कि आखिर ये इतनी कमज़ोर कैसे हो रही हैं। विवेक सागरिका की तरफ देखा। सागरिका ने इनकार में इशारा किया। विवेक बोला, पापा कहाँ दिल्ली में धक्के खाते रहिएगा। और आपको क्या लगता है दिल्ली में डॉक्टर सस्ते हैं? अरे सरकारी अस्पताल में अगर पैसा कम लगता है तो चक्कर भी बहुत काटने पड़ते हैं। इससे अच्छा आप माँ को सरिता के साथ बेंगलुरु क्यों नहीं भेज देते? वहाँ बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर होते हैं। सागरिका झट से बोली, हाँ पापा जी, वैसे भी हम किराए के मकान में रहते हैं, आप लोगों को कितनी दिक्कत हो जाएगी। दीदी ने तो बेंगलुरु में अपना बहुत बड़ा मकान ले लिया है, बेहतर होगा आप मम्मी जी को वहाँ दिखा दीजिए। और वैसे भी उस मकान के लिए अपने दीदी को अच्छी खासी रकम भी तो दी थी। तभी सरिता वहाँ आ गई और बोली, भाभी मुझे क्या मिला? इसकी गिनती तो आप बहुत करती हैं, अपना कभी नहीं बताती हैं कि आप जानबूझकर घर नहीं लेती हैं ताकि कोई आपके घर आकर रहे। और दिल्ली में भैया ने इतना बड़ा प्लॉट क्या अपने पैसे से लिया? मुझे बेवकूफ़ मत समझो। इतना कहते हैं दोनों नंद भाभी में बहस हो गई। मनोहर बाबू बोले, विवेक सरिता तो बचपन से बहुत जिद्दी है बेटा, तुम तो अपनी माँ की हालत देखो, मुझे बहुत डर लगता है कहीं उसे कुछ हो ना जाए। विवेक बोला, पापा आप माँ की कुछ ज़्यादा ही चिंता करते हैं, बुढ़ापे का शरीर है, सब तो होता ही रहता है। बहुत रात हो गई है, वैसे भी हमें कल निकलना है, अगली बार आएंगे तो सोचेंगे। मनोहर बाबू बोले, अगली बार पता नहीं कौन रहे ना रहे। विवेक बोला, इतना मत सोचो, जिसे जाना होता है वो चला ही जाता है, माँ को कुछ नहीं होगा। इतना कहकर अपने कमरे की तरफ चला गया। पिता बेटी की तरफ उम्मीद भरी नज़रों से देखे। दामाद कुछ कहते उससे पहले ही सरिता बोली, चलिए जी, हमें भी तो कल शाम में निकलना है। मैं तो कहती हूँ भाई के साथ हम भी निकल लेंगे। इतना कहकर वो भी अपना पल्ला झाड़कर निकल गई। दूर बैठी सुमन जी सब सुन रही थी, अंदर ही अंदर मानो टूट रही थी। जैसे ही मनोहर बाबू सामने आए, सुमन जी बोली, आप कितनी भी कोशिश कर लो, मैं आपसे दूर नहीं जाऊंगी और मुझे नहीं करवाना इलाज, मैं तो आपके साथ ही रहूंगी। इतना कहकर सुमन जी आराम करने चली गई। अगले दिन पूरा घर खाली हो गया। दोपहर में सुमन जी बोली, सुनो जी, मेरा दर्द बहुत बढ़ गया है, कोई दवाई ला दो, अब बर्दाश्त नहीं हो रहा। मनोहर बाबू बोले, इसलिए कह रहा था मत करो इतना काम, जिसके लिए शक्ति रहे वो तो मुंह फेर कर चल दिए, और तुम यहीं बैठो, मैं दवाई लेकर आता हूँ। इतना कहकर वो बाजार की तरफ चले गए। रास्ते में कोई मिल गया और वो बातें करने लगे। इधर जैसे जैसे समय बीत रहा था, सुमन जी की हालत खराब हो रही थी। बार बार उनके दिमाग में यही ख्याल आ रहा था कि आज उनके बच्चे उनसे पल्ला झाड़ रहे हैं। उनके जाने के बाद मनोहर बाबू का क्या होगा? ना जाने उनके दिमाग में अब क्या आया। उन्होंने मनोहर बाबू को फ़ोन किया। वो बोले, क्या हुआ सुमन, दर्द ज़्यादा हो रहा है? मैं बस थोड़ी देर में आ जाऊँगा। सुमन जी बोली, नहीं नहीं, लगता है थोड़ी देर में दर्द हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा, बस मुझे आपकी चिंता हो रही है। मनोहर बाबू समझे नहीं। सुमन जी बोली, मेरे नहीं रहने के बाद आपका कौन ख्याल रखेगा? सुनो जी, बुढ़ापे में बच्चों से थोड़ा दबकर रहना पड़ता है। एक बात कहूँ, जब मन बहुत दुखी हो जाए तो अपने लिए कोई और ठिकाना ढूंढ लेना, और मेरे जाने के बाद अपना ख्याल रखना। मनोहर बाबू को आश्चर्य हुआ और घबराहट हुई। वो बोले, सुमन ऐसी बातें क्यों कर रही हो? आखिर तुम्हें क्या हो रहा है? घबराओ मत, मैं अभी दवाई लेकर आ रहा हूँ। वो सुमन सुमन कहते रह गए, पर उधर से कोई आवाज़ नहीं आई, मानो चारों तरफ खामोशी थी। थोड़ी देर बाद वो घर पहुँचे। शगुना के विलाप करने की आवाज़ बाहर तक आ रही थी। उनके आने में देर हो गई और हम सफ़र का साथ छूट चुका था। बच्चों को खबर भिजवाई गई, बेटा आया, परिवार नहीं लाया, ये कहते हुए कि अब आकर भी वो क्या करेंगे, माँ तो रही नहीं और मुखागिन तो मुझे देनी है। बेटी भी 2-3 दिन रोज़ रुकी और माँ की जितनी महंगी साड़ियाँ थी उठा कर ले गई। क्रियाक्रम खत्म हुआ। बेटा भी अपना सामान बांधा और निकल गया। पलटकर ये नहीं देखा कि पिता अकेले कैसे रहेंगे। धीरे धीरे समय बीतने लगा। एक हफ्ते तो लोगों ने आने जाने में निकल गया। बेटा बहू पहले हफ्ते में एक बार फ़ोन करते थे और कुछ ना कुछ पैसे मांगते रहते। जब उन्होंने देखा कि पिता के पास अब इतने पैसे नहीं हैं तो उन्होंने उनकी खबर लेना तक ज़रूरी नहीं समझा। एक शाम मनोहर बाबू सुमन जी की तस्वीर लेकर सामने बैठे थे और बोल रहे थे, आज ना जाने क्यों रोने को दिल कर रहा है। सुमन, तुम बहुत याद आ रही हो, तुम क्या गई, मैं तो अनाथ हो गया। तुम्हारे जाने के बाद कोई पानी पूछने वाला नहीं है मुझे। बहुत समय बीता। बेटा आया और घर बेचने की बात की, पर मनोहर बाबू तैयार नहीं हो रहे थे, क्योंकि उस घर में सुमन जी की यादें बसी थी। गुस्से में बेटे ने आना ही छोड़ दिया। अब तो बस शगुना का सहारा था। बेटे को फ़ोन करते तो वो उठाता नहीं था।
एक रोज़ वो शगुना से कह रहे थे, कल सुमन का साथ था पर आज मैं बिल्कुल अकेला हो गया। एक उसकी यादें हैं जो मुझे हौसला देती हैं, बाकी बच्चों ने तो मुझे छोड़ ही दिया है। शगुना बोली, साहब आप अपने बेटे के साथ क्यों नहीं रहते हैं? यहाँ अकेले रहते हैं। मैं तो बस 2-3 घंटे के लिए आती हूँ और काम करके चली जाती हूँ। आपका समय कैसे कटता है? मनोहर बाबू बोले, शगुना बेटा अगर साथ ले जाने की बात करता तब तो मैं जाता। वो शहर में है, अपने परिवार के साथ रहता है, मेरे कारण उसे वहाँ दिक्कत होगी। इतना कहते ही वो फूट फूट कर रोने लगे। एक शाम मनोहर बाबू ने बेटे को फ़ोन किया और उसने उठाया नहीं तो शगुना बोली, साहब क्या बुढ़ापे में हर किसी को ऐसे ही कष्ट होगा? क्या बच्चे माँ बाप की तकलीफ़ कभी समझेंगे? चलिए मैं चलती हूँ, 7 बज गए हैं, रात का खाना टेबल पर रख दी हूँ। मनोहर बाबू ने हाँ में सिर हिलाया और वो चली गई। तभी बेटे का फ़ोन आया और वो बोला, पापा कैसे हैं? मनोहर जी बोले, मैं ठीक हूँ बेटा, तुम सब कैसे हो? बेटा बोला, आपने फ़ोन क्यों किया था? मैं मीटिंग में था। मनोहर जी बोले, आज तुम्हारी माँ की बहुत याद आ रही थी, क्या तुम्हें याद नहीं आती? आज उसकी पुण्यतिथि थी इसलिए फ़ोन किया था। बेटा बोला, पापा 4 साल हो गए हैं उस बात को, क्या हर साल शोक मनाता रहूं? मुझे और भी काम है, और जहाँ तक याद करने की बात है वो आप कर तो रहे हैं। कोई ज़रूरी बात हो तभी फ़ोन किया कीजिए, नहीं तो मैसेज कर दीजिए। और फ़ोन रख दिया। मनोहर बाबू अपनी पत्नी की फ़ोटो की तरफ देखकर बोले, सुमन तुम मुझे छोड़ गई, तुमने अच्छा नहीं किया। कल तुम साथ थी तो सब अच्छा लगता था, आज मैं बिल्कुल अकेला हो गया हूँ। मनोहर बाबू शगुना की बात पर गौर करने लगे और इसी तरह वो हर रात अपनी पत्नी से बातें करते थे। मनोहर बाबू ने एक शाम हिम्मत करके घर के नीचे उतरे। अपने जैसे कई लोगों को देखकर उनका मन और दुखी होता और शगुना की बात पर सोचने को मजबूर हो जाते। कुछ दिन हुए, उनकी तबीयत ठीक नहीं चल रही थी। बेटा बेटी से बात करना चाहते थे तो वो हालचाल लेकर फ़ोन रख देते थे। एक शाम मनोहर बाबू ने एक कागज़ पर अपनी बची कुची सारी संपत्ति वृद्ध आश्रम के नाम लिख दी, ताकि जो तकलीफ उन्हें हो रही है किसी और को ना हो। जब शगुना खाना बनाकर जाने लगी तो बोले, शगुना आज तुम घर बाहर से बंद कर दो। वो बोली, क्यों साहब? मनोहर बाबू बोले, बस ऐसे ही, शायद मेरा मन ना हो सुबह खोलने का। आज मैं तुम्हारी अम्मा जी से खूब बातें करूँगा, हो सकता है देर तक सोता रहूँ। उसे अजीब लगा पर उसने बात मान ली और बाहर से दरवाज़ा बंद करके चाबी वहीं मेट के नीचे रख दिया और चली गई। मनोहर बाबू खाना खाकर लेट गए और पत्नी की फ़ोटो की तरफ निहारने लगे और बोले, आज तुम्हारी बहुत याद आ रही है, ना जाने क्यों बहुत थकान सी महसूस हो रही है। तुम होती तो बोलती, लाइए मैं पैर दबा देती हूँ, मैं सर दबा देती हूँ, और मुस्कुराते हुए आंखें बंद कर ली। अगली सुबह 8 बजे जब शगुना आई तो उन्होंने दरवाज़ा नहीं खोला तो उसे याद आया कि साहब बोले थे, तो उसने चाबी निकाली और दरवाज़ा खोला। मनोहर बाबू अपनी पत्नी की तस्वीर को सीने से लगाए सो रहे थे। शगुना बोली, साहब उठ जाइए, सुबह हो गई है, आज कितना सोएंगे? पर उसे कोई जवाब नहीं मिला। चैन की नींद सोने वाले कब उठ पाए हैं जो वो उठेंगे? जिसके लिए वो रोते थे उसके पास चले गए। शगुना भागकर पड़ोस में सबको बताई, फिर सबने उनके बेटे को खबर दी। बेटे के आने से पहले पुलिस आई। पुलिस को उनके टेबल पर एक कागज़ और लिफाफे में कुछ पैसे मिले। बेटा शाम तक आया। पुलिस ने सबके सामने लिफाफा खोला और चिट्ठी पढ़ी जिसमें लिखा था, शगुना तुमने मेरी बहुत सेवा की है, सुमन के बाद तुम ही थी जो मेरा ख्याल रखती थी। मैं तुम्हें क्या दे जाऊंगा, ये 1 साल की पगार और मेरी अंतिम संस्कार के लिए पैसे तुम्हें दिए जा रहा हूँ। और हाँ, तुम्हारी अम्मा की साड़ी और एक पायल निशानी के तौर पर तुम्हें दे रहा हूँ। मेरा ये घर और पैसे वृद्धा आश्रम के नाम कर रहा हूँ। मेरे बच्चों का न मुझ पर न मेरी संपत्ति पर अधिकार है। अगर हो सके तो मेरा अंतिम संस्कार भी तुम ही कर देना। सभी लोगों की नज़रें विवेक और सरिता पर गई। वहाँ खड़ी औरतें कहने लगी, जब औलाद ऐसी हो तो भगवान किसी को औलाद ना दे। ये औलाद नहीं, जोंक है जो बस माँ बाप का खून पीते हैं। मनोहर बाबू की इच्छा अनुसार सब कुछ हुआ। बेटा बेटी के हाथ कुछ ना लगा। सबने यही कहा, ऊपर वाले की लाठी में आवाज़ नहीं होती। जो इन्होंने अपने माता पिता के साथ किया उसका फल मिलेगा और आगे चलकर वैसा ही हुआ। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखिए।